शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक साधारण सी औरत रहा करती थी जिसका नाम सुनीता था। सुनीता की सरलता और विनम्रता से पूरा मोहल्ला उसे काफी पसंद किया करता था। सुनीता का पति रमेश था जो कि एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह एक निजी कंपनी में नौकरी किया करता था और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा किया करता था। रमेश और सुनीता का एक बेटा भी था। सुनीता अपने परिवार में बहुत व्यस्त रहा करती थी। एक दिन उसका पति रमेश ऑफिस से घर आता है और सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाता है। तभी सुनीता बोलती है, क्या बात है जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? मैं आपका सर दबा दूं? हाँ सुनीता, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तुम मेरा सर दबा दो, वरना मेरा सर दर्द से फट जाएगा। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए। मैं अभी आपका सर दबा देती हूँ। इसीलिए कहती हूँ कि ऑफिस की इतनी चिंता मत किया कीजिए। जितना काम हो सके उतना ही करिए। लेकिन आजकल तो आप रात में भी जाकर ऑफिस का ही काम करते रहते हैं। जब शरीर को आराम नहीं दोगे तो शरीर तो जवाब देगा ही ना, क्योंकि उसे भी तो आराम की जरूरत है ना। शायद तुम्हारा कहना भी सही है। मुझे ये सर दर्द पिछले 1 हफ्ते से है। मैंने इतनी दवाइयाँ खाई लेकिन फिर भी मेरे सर का दर्द नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, मैं आपके सर की चंपी कर देती हूँ। इसके बाद आप आराम से जाकर कमरे में सो जाइएगा। रात में जब खाना बन जाएगा तो मैं आपको जगा दूंगी और बुला लूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा, क्योंकि अभी मुझसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। अपने सर की मालिश करवाने के बाद रमेश चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और बिना चेंज किए ही सो जाता है। कुछ देर बाद सुनीता उसे खाने के लिए जगाने आती है, लेकिन वह कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वह गहरी नींद सोया होता है। नींद खराब न हो जाए इसीलिए सुनीता उसे दोबारा जगाती ही नहीं है और बिना खाना खाए बगल में सो जाती है। समय बीतता जाता है और समय के साथ उसका सर दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है। तभी एक दिन देर रात अचानक से उस रमेश के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। सुनीता उसे लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचती है। डॉक्टरों से बात करने पर पता चलता है कि रमेश को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया है और उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और वह ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा महंगा है। सुनीता, तुम मेरी चिंता मत किया करो इतनी। मेरी ज़िंदगी जितनी लिखी होगी मैं उतना ही तो जीऊँगा ना। और रही तुम्हारी बात, तो तुम अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी? मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं आपका इलाज करवा के रहूंगी। देखो सुनीता, ये बात मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। फिर भला मेरा इलाज कैसे होगा? और इलाज नहीं होगा तो मेरा मरना तो तय ही है ना। आप चुप हो जाइए और ज्यादा चिंता मत करिए। मैं आपसे कह रही हूँ ना कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपको मुझ पर विश्वास है ना? मुझे तुम पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा है, लेकिन ये बात भी तो सच है ना कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपना ऑपरेशन करवा सकूं। इसलिए मैं अपने आप को झूठी तसल्ली भी नहीं देना चाहता। मैं आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दे रही हूँ, बल्कि सच बोल रही हूँ। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको ठीक करके अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी। सुनीता रमेश को अस्पताल में एडमिट करवा कर आ जाती है, जिसके बाद वह अपने गहने बेचकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी कुछ पैसे उधार लेती है। लेकिन फिर भी वह पूरे पैसे का इंतजाम नहीं कर पाती है और वहीं दिन पर दिन रमेश की हालत भी बिगड़ती चली जाती है। एक दिन सुनीता के जीवन में राजेश नाम का आदमी आता है जो सुनीता को कॉलेज समय से जानता था। अब वह एक सफल व्यापारी बन चुका था और शहर में उसकी अच्छी खासी पहचान भी थी। जब राजेश को सुनीता के पति रमेश की हालत के बारे में पता चलता है तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद करने का फैसला ले लिया था। राजेश ने रमेश का इलाज करवाने का सारा खर्चा उठाया और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। रमेश धीरे धीरे स्वस्थ हो गया और उसकी जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। लेकिन इस मदद के बदले में राजेश ने सुनीता से एक विचित्र मांग की थी। सुनीता, तुम्हें याद है कि तुम्हारे पति की जान बचाने के लिए तुमने मुझसे कहा था कि वक्त आने पर मुझे जो चाहिए होगा तुम मुझे वो दोगी। तो वो समय आ चुका है। मुझे तुमसे कुछ मांगना है।
तुमने मेरे ऊपर जो भी एहसान किया है मैं उसे कभी जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। वैसे तो मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो सुनीता सुनो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे बच्चे का पिता बनना चाहता हूँ। अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो तुम्हारे पति से मैं बात करूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। अब मैं तुम्हारा पति बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बेटा भी है। तुम मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपने एहसान का बदला तुम इस तरह लोगे मुझसे? मैं तुमसे बदला क्यों लूंगा? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम अपना वादा पूरा करो। मैं इस तरह के फालतू के वादे नहीं निभा सकती। तुमने अपने पति की कसम खाई थी, अब तुम वादे से पीछे नहीं हट सकती। तुम्हें अपना वादा तो पूरा करना ही होगा। सुनीता के लिए यह कठिन निर्णय था। उसने अपने परिवार की भलाई के लिए राजेश की मांग को स्वीकार कर लिया था। रमेश ने भी इस फैसले का समर्थन किया, क्योंकि उसने देखा था कि राजेश उनके परिवार की किस हद तक मदद कर रहा है। इस प्रकार सुनीता की जिंदगी में राजेश भी आ गया और उसके 2 पति हो गए। समय बीतता गया। सुनीता के दोनों पतियों के बीच गहरी मित्रता हो गई। रमेश और राजेश दोनों अजय की पढ़ाई और उसके भविष्य की योजना बनाने का पूरा योगदान देने लगते हैं। मोहल्ले के लोग इस अनोखे संबंध को देखकर चर्चा करते हैं, लेकिन समय के साथ वो भी इसे स्वीकार कर लेते हैं। एक दिन रमेश और राजेश दोनों घर आते हैं और रमेश सुनीता से बोलता है, सुनीता, कुछ दिनों के लिए तुम्हें और अजय को अकेला ही रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना कि आज तक मैं कभी अकेले नहीं रही हूँ। आप दोनों को एक साथ जाना जरूरी है क्या? कोई एक तो रुक जाइए। हाँ, हम दोनों को ही जाना जरूरी है। अगर जरूरी नहीं होता तो हम दोनों में से कोई एक जरूर रुकता। बस 2 दिन की ही तो बात है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। पता नहीं क्यों आप लोगों की जाने की खबर सुनकर मुझे चिंता हो रही है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्या आप लोग अपना जाने का प्लान कैंसिल नहीं कर सकते हैं? कुछ दिन बाद चले जाइएगा। नहीं, अगर हम कुछ दिन बाद जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए अभी हमारा जाना बहुत जरूरी है। रमेश ठीक कह रहा है। अगर जरूरी नहीं होता तो हम नहीं जाते। ज्यादा मत सोचो तुम, हम जल्दी से वापस आ जाएंगे। बस तुम अपना ध्यान रखना और ज्यादा सोचना मत। ठीक है, आप लोग जाइए, बस जल्दी आने की कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों का इंतजार करूंगी। हाँ सुनीता, क्योंकि अगर मैं तुम्हें दुखी देखूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम हमें खुशी खुशी विदा करो। हम जल्दी ही वापस आएंगे। रमेश और राजेश दोनों अपनी व्यावसायिक यात्रा के लिए निकल जाते हैं। यात्रा के दौरान एक भयानक हादसा होता है और दोनों की ही मौत हो जाती है। यह हादसा सुनीता के जीवन में सबसे घातक था। अपने दोनों पतियों के मरने की बात सुनकर सुनीता अपने घर में बैठी जोर जोर से कलपते हुए रोने लगती है। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? ये दिन दिखाने से पहले आप मुझे इस दुनिया से उठा क्यों नहीं लेते? अब मैं किसके सहारे इस दुनिया में रहूंगी? मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? सुनीता के लिए इस दुख को सहना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की शक्ल देखकर वह खुद को संभाल लेती है और भविष्य में आगे जाने के लिए खुद से संघर्ष करती है। सुनीता की कहानी मोहल्ले वालों के लिए एक मिसाल बन गई थी। लोगों ने सीखा कि सच्चा प्यार और समर्पण किसी भी परिस्थिति में इंसान को खड़ा रहने की ताकत देता है। सुनीता ने अपने दोनों पतियों के प्यार और उनकी यादों को संजो कर रखा और अजय को एक सफल इंसान बनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे कितनी भी आए, जब तक हम घुटने ना टेके कोई परिस्थिति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सरला कम पढ़ी लिखी थी। कम पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सरला ने अपने घर को अच्छे से संभाल लिया था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। सरला अपने 5 बेटों की शादी करवा देती है। सरला के 2 सबसे छोटे बेटे अपनी अपनी पत्नियों को लेकर विदेश रहने चले जाते हैं और बाकी की 3 बहुएं पलक, कोमल और रिया सरला के साथ रहा करती। ऐसे ही एक दिन पलक, कोमल और रिया तीनों मिलकर पिज्जा ऑर्डर करती है। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर आ जाता है और सरला
पिज्जा लेकर घर आती है और खुद से बोलती है। ये क्या है? लगता है बहुओं ने कुछ मंगवाया है। उनको बुलाकर देती हूँ। सरला तीनों को आवाज लगाकर बुलाती है। तीनों जल्दी से सरला के पास आती है और एक साथ बोलती है। जी माँ जी। ये कोई लड़का देकर गया है? तुम तीनों ने मंगवाया है क्या? लगता है पिज्जा आ गया है। जी माँ जी, ये हमने ही मंगवाया है। आप इसको रख दो, हम अभी हाथ धोकर आते हैं, फिर मिलकर खाएंगे। तीनों हाथ धोने के लिए चली जाती है और सरला उस डब्बे को खोलने ही वाली थी कि तभी उसको वो बहुत ज्यादा गर्म लगता है और वो खुद से कहती है। आय हाय, कितना गर्म है ये। मेरी बहू इतना गर्म खाएगी तो तीनों का मुंह ही जल जाएगा, फिर अम्मा अम्मा करती फिरेगी। एक काम करती हूँ, इसको वो ठंडा करने वाली मशीन में डाल देती हूँ। सरला पिज्जा को फ्रिज में रख देती है और बाहर हॉल में आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसकी तीनों बहुएं हाथ धोकर बाहर आती हैं। माँ जी, वो जो डब्बा था आपने कहाँ रखा है? अच्छा वो तो जो ठंडा पानी करने वाली मशीन है ना, उसमें डालकर रख दिया है। बहुत ही गर्म था, अगर गरम गरम खाती है तो तीनों का मुंह जल जाता। क्या आपने पिज्जा को फ्रिज में रख दिया? माँ जी, आप इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि आपने पिज्जे को फ्रिज में रख दिया? गांव से आई हो क्या आप? आपको ये नहीं पता कि पिज्जा को गरम गरम ही खाया जाता है, ना कि ठंडा करके। जाने दीजिए बड़ी दीदी, हम लोग भूल गए थे कि ये हमारे साथ बहुत गवार है। इनको तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता, तो इनको क्या पता होगा कि पिज्जा किसे कहते हैं। हाँ दीदी, रिया बिल्कुल सही बोल रही है। इनको कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी इन्होंने ये बेवकूफी पहली बार थोड़ी की है, पहले भी ऐसा तो किया ही था इन्होंने। हाँ वही तो, तुम दोनों को याद है ना, इन्होंने कैसे हमारे इम्पोर्टेंट पेपर किसी रद्दी वाले को दे दिए थे। ना जाने कब इनको अकल आएगी। पलक, कोमल और रिया तीनों एक स्वर में सरला को सुनाती है। कोमल के कमरे में जाकर बैठ जाती है। तभी पलक बोलती है। माँ जी ने हमारे 500 रुपए बर्बाद कर दिए। उनको क्या जरूरत थी पिज्जा को फ्रिज में रखने की। अब क्या अफसोस करना दीदी, जो हो गया वो वापस तो नहीं आएगा ना। हाँ, अब हम 500 रुपए के जाने का अफसोस मनाने के अलावा कर ही क्या सकते हैं। जाने दो, उनको कुछ नहीं कह सकते, आखिर है तो हमारी सास ही ना। इधर तीनों बहू अपने पिज्जा के जाने का दुख मना रही थी और एक तरफ सरला अपनी बहुओं की बातों से दुखी थी। ऐसे ही समय बीतता है और सरला के घर में एक छोटी सी पार्टी होती है, जिसमें सरला के कुछ मोहल्ले वाले और कुछ रिश्तेदार आते हैं। पार्टी में सरला की पड़ोसन विमला भी आती है। विमला और सरला दोनों खाना लेते हैं और एक साइड में जाकर खाने लगती हैं। विमला सरला को बोलती है। अरे सरला, खाने के लिए चम्मच तो ले आ, वरना कैसे खाएगी? चम्मच में क्या ही खाऊंगी, मैं जब तक हाथ से खाना नहीं खाती ना, तब तक मेरा पेट ही नहीं भरता, इसीलिए मैं तो हाथ से ही खाऊंगी। अच्छा चल ठीक है, तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। सरला अपने हाथों से खाना खाने लगती है। तभी तीनों बहुओं की नजर सरला पर जाती है और रिया बोलती है। वो देखो दीदी, माँ जी को, वो कैसे इतने लोगों के आगे हाथों से खा रही है। माँ जी भी ना इतने लोगों के आगे हमारी इज्जत का फलूदा कर देंगी। पता नहीं इनको समझ में क्यों नहीं आता कि अपना गंवारपना हर जगह नहीं दिखाना चाहिए। आप दोनों खुद से क्या बातें कर रहे हो? हम तीनों माँ जी को इतने लोगों के सामने बोलते, तब इनको समझ आएगा। तीनों सरला के पास जाती हैं और एक साथ बोलती हैं। माँ जी ये क्या कर रही है? खाना खा रही हूँ, और क्या कर रही हूँ? अब खाने से भी रोकेगी क्या? माँ जी वो तो हमें भी दिख रहा है, आप खाना खा रही हैं, पर ऐसे हाथों से क्यों खा रही हो? इतनी बड़ी पार्टी में एक तो चम्मच नहीं मिली क्या आपको? हाँ माँ जी, इतने सारे लोगों के आगे आप हाथ से खा रही हो, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? जल्दी से जाकर हाथ धोकर आओ। अरे तुम दोनों अपनी सास पर ऐसे भड़क रही हो जैसे तुम ही इनकी सास हो। क्या हो गया? अगर इसने हाथ से खाना खा लिया, इसको हाथ से खाना खाना अच्छा लगता है तभी तो खा रही है। आंटी जी, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन आप अपने काम से मतलब रखिए तो अच्छा होगा। हमारे घरेलू मामले में दखल देने की आपको जरूरत नहीं है। तुम सब अपने आप को ज्यादा ही होशियार समझती हो ना। तुम देख लेना, तुम्हारी ये गवार सास ही तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हें बचाएगी, फिर उस दिन ये तुमको सुनाएगी और तुम सुनोगी भी। ये गवार हमें सुनाएगी, हम ऐसी नौबत आने ही नहीं देंगे। ये तो समय ही बताएगा, हमेशा सबका एक जैसा समय नहीं रहता है, और ये बात अपने पल्लू से गांठ बांध लो। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। गुजरते वक्त के साथ साथ ऐसा कोई दिन नहीं आता जब उनकी सास उन्हें गवार पने वाली हरकतें ना करे।
और बहू उन्हें गंवार पने के लिए ताना ना मारे। ऐसे ही एक दिन सरला के घर में पूजा होती है, जिसमें सरला भी कामों में मदद करती है। तीनों मिलकर पूजा का प्रसाद बनाते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग आते हैं और पूजा शुरू होती है। पूजा खत्म होने के बाद कोमल पंडित जी को प्रसाद देती है और प्रसाद खाते ही पंडित जी कहते हैं, अपमान, घोर अपमान। अरे ये प्रसाद खिलाकर तुम लोगों ने भगवान का अपमान किया है। अरे प्रसाद मीठा होता है, लेकिन तुम लोगों ने प्रसाद में बिल्कुल भी मीठा नहीं डाला। अरे थोड़ा तो डाल देती। भगवान तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे इसके लिए। क्या हुआ पंडित जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप लोगों ने प्रसाद तो बना दिया, लेकिन प्रसाद में बिल्कुल भी मीठा नहीं डाला। अरे भगवान की चीजों में कम से कम कंजूसी तो मत किया करो। ना जाने कैसे खाएंगे ये प्रसाद। पंडित जी इतना बोलते हैं और सरला और उसकी तीनों बहुएं थोड़ा सा प्रसाद चखती हैं और उनको सच में प्रसाद में मीठा नहीं लगता। विमला भी थोड़ा सा प्रसाद खाती है। हाँ, प्रसाद में तो बिल्कुल भी मीठा नहीं है। पता नहीं कैसी है ये सब आलसी कामचोर। पहले खुद ही पूजा रखवाती है और मन लगाकर काम भी नहीं करते। फिर आंटी जी, अगर इसमें मीठा नहीं है तो क्या हुआ, हम अभी इसमें चीनी डाल देते हैं, जिससे प्रसाद मीठा हो जाएगा। फिर तो आराम से खा सकते हैं ना। अच्छा, तुम लोगों में कुछ ज्यादा ही दिमाग है ना। अगर अभी प्रसाद में चीनी जाएगी तो प्रसाद में वो बात नहीं रहेगी। प्रसाद में चीनी तभी डालते हैं जब उसको बनाया जाता है, ना कि बनाने के बाद। क्या विमला, तू भी इनको सुनाने में लगी हुई है? इनको समझने की जगह तू इनको सुना रही है। ला, मुझे दे प्रसाद, मैं अभी इसको ठीक कर देती हूँ। सरला प्रसाद लेती है और रसोई में जाकर उसको ठीक करने लगती है। सरला चीनी को मिक्सी में डाल देती है और चीनी को पीसकर प्रसाद में मिला देती है और सभी को आकर देती है। ले बहू, ये सबको दे दे। प्रसाद ठीक हो गया है और प्रसाद मीठा भी हो गया है। पर माँ जी, आपने ये सब कैसे किया, वो भी इतनी जल्दी? अरे कुछ नहीं, चीनी नहीं डाल सकते, लेकिन प्रसाद में भूरा तो डाल सकते हैं ना। तू सबको दे दे। कोमल सभी को प्रसाद देती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। सभी के जाने के बाद विमला कहती है, देख लिया बहू, जिस सास को तुम तीनों गवार और ना जाने क्या क्या कहती थी, आज उन्होंने ही तुम्हारी इज्जत बचा ली। अगर सरला चाहती तो तुम तीनों को भी सभी के आगे सुना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि तुम तीनों से ही घर की इज्जत है। विमला की बात सुनकर तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सरला से माफी मांगती है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। सोना और सोनम बचपन से ही अच्छे दोस्त थे। सोना की शादी सोनम के भाई रमेश से हो जाती है और अब दोनों दोस्त भाभी और ननद के रिश्ते में बंध जाती है। ऐसे ही एक दिन सोना और सोनम बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी सोना बोलती है, सोनम, देखा, हम दोनों ने एक वादा लिया था कि हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इसलिए मैंने तेरे भाई से शादी कर ली और तेरी भाभी बनकर तेरे घर आ गई। हाँ, अब आप मेरे घर आ गई हो तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। हाँ, अब तेरी शादी के बाद तो अब तुम मेरे साथ यहीं रहोगी। अरे ऐसा नहीं होता है भाभी, मुझे भी तो शादी करके अपने ससुराल जाना पड़ेगा। सोना और सोनम की बात पास में बैठी सोनम की माँ कांता सुन रही थी और वो सोना को बोलती है, हाँ बहू, सोनम सही बोल रही है। जैसे तू अपने घर से अपने ससुराल आई है, वैसे ही सोनम को भी तो अपने ससुराल जाना पड़ेगा ना, अपनों को छोड़कर। नहीं, वो नहीं जाएगी। हमने वादा किया था कि हम साथ रहेंगे। बहू, तू पागल हो गई है और तेरे इस पागलपन के चक्कर में मैं अपनी बेटी के पति को घर जमाई बना दूं। लोग समाज क्या कहेंगे, तुझे कोई अंदाजा भी है? माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता। आपको जो करना है वो कीजिए, लेकिन मैं सोनम को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने सोनम को अपनी दोस्त से बढ़कर माना है। शांत हो जाओ सोना भाभी, ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूंगी। अभी हम जो काम कर रहे हैं वो कर लेते हैं। सोनम की बात सुनकर सोना शांत हो जाती है और अपना काम करने में लग जाती है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहता है और एक दिन सोनम के लिए ब्रिजेश नाम के लड़के का रिश्ता आता है। ब्रिजेश को सोनम बहुत पसंद आती है और दोनों का रिश्ता तय हो जाता है। सब बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी सोना ब्रिजेश को कहती है, सुनिए ब्रिजेश जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। आप मुझसे वादा करो कि आप उस बात को समझोगे। हाँ हाँ बोलिए भाभी, आपको क्या बात करनी है? देखिए, मैं और सोनम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों अलग ना हो जाए, इसलिए मैंने इसके भाई से शादी की।
ठीक वैसे ही आप सोनम से शादी करके हमारे घर आकर घर जमाई बनकर रहिए, ताकि हम दोनों एक साथ ही रहें। आपका दिमाग तो ठीक है ना भाभी। हम लोगों के घर में बहू को लाया जाता है, ना कि लाडलों को घर में जमाई बनाकर बिठाया जाता है। समझिए आप जैसा चाहती हैं वैसा कभी नहीं होगा। ब्रिजेश इतना बोलकर गुस्से में नीचे चला जाता है और कांता से विदाई लेते हुए बोलता है। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ। और हाँ, अपनी बहू को समझा दो कि सोनम मेरे घर जाएगी, ना कि मैं आपके घर आऊँगा। और हाँ, मैं आपको शादी के लिए डेट निकलवा के बताता हूँ। ब्रिजेश इतना कहकर सोनम के घर से चला जाता है और अपने घर पहुंचकर पंडित से शादी की डेट निकलवाकर कांता को फोन करके बता देता है। कुछ दिनों बाद सोनम और ब्रिजेश की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। दूसरी तरफ सोना को पता था कि ब्रिजेश सोनम को यहाँ रहने नहीं देगा, तो वो अपना बैग पैक करने लगती है। तभी सोना का पति रमेश आता है। सोना, तुम कहीं जा रही हो क्या? जो अपना ये बैग पैक कर रही हो? हाँ, मैं सोनम के साथ उसके ससुराल जा रही हूँ। मैं उसी के साथ रहूंगी। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम सोनम के साथ जाके क्या करोगी? चुपचाप से अपना बैग छोड़ो और सोनम का विदा करने के लिए चलो। वक्त हो गया है, देर हो रही है। नहीं, मैं सोनम के साथ जाऊंगी। या तो सोनम यहीं रहेगी या तो मैं अपनी ननद के साथ जाऊंगी। सोना इतना बोलकर अपना बैग उठाकर बाहर चली जाती है और सोनम की गाड़ी में अपना सामान रख देती है और सोनम को जाकर बोलती है। अब बस बहुत हो गया सोनम, चलो अब जल्दी चलो, मैं तैयार हूँ। आप तैयार हैं भाभी? आप कहीं जा रही हो क्या? और ये बैग क्यों रखवाया है? मैं भाभी से पहले तुम्हारी दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे ससुराल जा रही हूँ। और लड़की के मायके से किसी न किसी को साथ में जाना ही होता है, तो मैं साथ में जा तो रही हूँ। पर साथ में कोई बच्चा जाता है भाभी, ना कि कोई भाभी। सोना सबके आगे जिद करने लगती है और सब उसको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो जिद पर अड़ जाती है और किसी की नहीं सुनती। इतना सब ड्रामा होने के बाद सोनम बोलती है। अच्छा ठीक है, जाने दो भैया। 1-2 दिन बाद आपकी याद आएगी तो वो खुद ही आ जाएंगी। ससुराल ही तो जा रही हैं वो मेरे, मैं समझाकर वापस भेज दूंगी। सोनम की बात सब मान जाते हैं और आधे मन से उसको जाने की इजाजत दे देते हैं। सोनम की विदाई हो जाती है और सोना सोनम के ससुराल की तरफ निकल जाती है। कुछ देर बाद दोनों अब अपने ससुराल आ जाते हैं। ब्रिजेश की माँ ललिता सोनम और ब्रिजेश के गृह प्रवेश की रस्म करवाती है और उनके साथ ही सोना भी थी। वहाँ पर सभी औरतें ये सब देखकर चौंक जाती है। तभी ललिता की पड़ोसन कहती है। अरे वाह ललिता, सभी बहुएं अपने साथ अपने भांजे को लेकर आती है, लेकिन तेरी बहू तो अपनी भाभी को ही ले आई है। हाँ, वो 1-2 दिन यहाँ रहेंगी, फिर वो चली जाएंगी। हाँ, अभी हमारी मेहमान है और मेहमान की इज्जत करना हमारा तो काम ही है। और तेरी तो आदत है हर किसी के घर में आग लगाने की। तू कुछ भी सोचे, लेकिन ये बहुत अजीब बात है कि ननद के साथ भाभी आई है और अब पता चले कि तेरी बहू के साथ तेरा बेटा नहीं, तेरी बहू की भाभी ही सो जाए, फिर तो हो गई तेरे बेटे की पहली रात। पड़ोसन के इतना कहते ही वहाँ पर मौजूद सारी औरतें हंसने लगती है, लेकिन ललिता उन पर ध्यान नहीं देती और रस्में पूरी करके उनको अपने कमरे में भेज देती है। कुछ देर बाद सोनम को ब्रिजेश को कमरे में भेज देती है और ललिता सोना से बोलती है। सोना बहू, तू मेरे साथ चल, मैं तुझको तुम्हारे कमरे में छोड़ देती हूँ। मेरा कमरा? अरे नहीं नहीं, मुझे तो अपनी ननद के साथ ही सोना है, तो मैं तो उसके कमरे में ही सोने जा रही हूँ। बहू, पर आज उसकी पहली रात है और पति पत्नी को अकेले ही छोड़ देना चाहिए, तुझको तो पता ही होगा। मुझे कुछ नहीं पता, पति पत्नी वो बाद में है, लेकिन उससे पहले सोनम मेरी दोस्त है और मुझे उसके साथ ही सोना है। ललिता और सोनम में बहस होने लगती है और उन दोनों की आवाज सुनकर सोनम और ब्रिजेश दोनों बाहर आते हैं और सोनम बोलती है। क्या हो गया माँ जी? भाभी ठीक तो है ना? तेरी भाभी का दिमाग खराब हो गया है, वो तेरी पहली रात को तेरे साथ सोना चाहती है, ऐसा कभी होता है क्या? भाभी आपका दिमाग तो ठीक है ना? या भैया को फोन करूँ तो वो आपको ले जाएं? कर लो जो करना है, आज रात मुझे तुम्हारे साथ ही सोना है, बस मुझे कुछ नहीं पता। सोना फिर एक बार जिद करने लग जाती है और उसकी जिद के आगे फिर सब हार जाते हैं और सोनम सोना को लेकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। ललिता और ब्रिजेश को ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं कर पाते। वो दोनों भी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सोना तो सो गई थी
लेकिन सोनम सोना को देखकर अपने मन में कहती है, आज मेरी ससुराल में पहली रात है और मैं अपने पति को छोड़कर अपनी भाभी के साथ सो रही हूँ। अगर ये बात लोगों को पता चली तो कितनी शर्म की बात होगी। आज तो ठीक है, कल मैं इनको ऐसा नहीं करने दूंगी। कुछ देर बाद सोनम को भी नींद आ जाती है और वो भी सो जाती है। अगले दिन दोनों सुबह जब सोकर उठते हैं तो सोना पूरे दिन सोनम के पीछे पीछे घूमती है, जिससे कि घर के सभी लोग अब सोनम से परेशान हो जाते हैं। फिर रात को सब सो रहे थे कि तभी ललिता सोना से कहती है, सोना बहू, आज अलग सोने का इरादा है या सोनम बहू के साथ ही सोएगी आज भी? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है माँ जी, आज भी मैं सोनम के साथ ही सोने वाली हूँ। आपको कोई तकलीफ है क्या? सोना फिर एक बार जिद करने लगती है, लेकिन इस बार सोनम को सोना पर बहुत गुस्सा आता है और सोनम सोना से कहती है, बस बहुत हो गया भाभी, अब तो आप मुझे परेशान कर रही हो। कल मेरी पहली रात थी लेकिन आप मेरे साथ सो गयी और मैं आपके चक्कर में अपने पति को बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही हूँ। आप मेरे घर से चली जाओ। पर सोनम, हमारी दोस्ती का क्या? कैसी दोस्ती जिसमें आप जबरदस्ती मेरे ससुराल आई और मेरे कमरे तक चली गयी, मेरी पहली रात खराब कर दी। मैं भैया को कॉल कर रही हूँ, वो आएंगे और आपको ले जाएंगे। आप जब मेरे घर आई थी, क्या मैं आपके साथ आपके कमरे में सोने गई थी जो आप मुझे ऐसे परेशान कर रही हो? आप मेरे घर से चली जाओ और वापस कभी मत आना। सोना को सोनम की बात का बहुत बुरा लगता है और अपनी हरकतों पर पछतावा होता है। कुछ देर बाद रमेश आता है और सोना को अपने साथ ले जाता है। ये सब देखकर ब्रिजेश खुश हो जाता है कि सोनम ने एक सही फैसला लिया और दोनों कमरे में आराम करने चली जाती हैं। और इस तरह से ननद के ससुराल में उसकी दूसरी रात होती है। प्रज्ञा अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत खुशी खुशी अपनी शादी की शॉपिंग भी कर रही थी। एक दिन प्रज्ञा अपनी सहेली जिया के साथ शॉपिंग के लिए जाती है। प्रज्ञा, तू इतनी ज्यादा खुश कैसे है अपनी शादी से? मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि अपनी शादी के बाद ससुराल में कैसे रहेगी, और तू है कि मस्त चिल हो रखी है। तुझे टेंशन नहीं होती क्या? टेंशन? कैसी टेंशन? मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरी शादी होने वाली है। हाँ, और शादी करके तू एक छोटे से गांव में रहने वाली है। ये कभी सोचा है तूने या नहीं? तो एक छोटा सा गांव तो ऐसे बोल रही है जैसे उस गांव में मैं सांस तक नहीं ले पाऊंगी। यार, तू समझ नहीं रही मैं क्या बोलना चाहती हूँ। 1-2 दिन के लिए हम गांव जाते हैं तो हमारी हालत खराब हो जाती है, लेकिन यहाँ तू 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जा रही है। लेकिन मैं खुश हूँ ना, और मुझे नहीं लगता कि हमें उस जगह रहने में जरा भी परेशानी होनी चाहिए जहाँ हमें खुशी मिले। मेरे माँ बापा मेरी शादी के लिए मान गए हैं। मेरे पसंद के लड़के से शादी हो रही है मेरी। ये शादी तेरे लिए कब जंजाल बन जाएगी तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। देख, अगर तू मेरी शादी से खुश नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है तुझे मेरी शादी में आने की। अरे, मैं तेरी दोस्त हूँ, मैं तेरे हर फैसले में साथ रहती हूँ। लेकिन तू है कि मेरी शादी हो रही है और उसके लिए तुम मुझे ही सुना रही है। यार, मैं तुझे मना करने वाली या सुनाने वाली होती ही कौन हूँ? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तू खुश रहे, और मैं तुझे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि तू शहर में पली बड़ी है और अब गांव में ससुराल, वहाँ सब पता नहीं कैसा होगा, क्या पता किसी को। लेकिन अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दे। नहीं यार, बुरा लगने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरी सहेली है तू। अगर तू ही मेरी शादी में खुश नहीं रहेगी तो मुझे भी पता है तू मेरा भला चाहती है, लेकिन तू भी समझना कि मेरी खुशी जरूरी होनी चाहिए, ना कि ये गांव और शहर। और तू खुश रहेगी तो मुझे भी तो खुशी होगी ना। तू ना ऐसी ही बातों में पूरा टाइम खराब कर दे, फिर बाद में तू मेरा ही सर खाएगी। मुझे ये भी लाना था, वो भी लाना था। चल अब ले ले, मेरी एक लौती बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मुझे भी शॉपिंग करनी है। दोनों दोस्त शादी की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। प्रज्ञा की कुछ ही दिनों बाद शादी हो जाती है और वो शादी के बाद अपने पति हेमंत के गांव में रहने के लिए चली जाती है। गांव में जाते ही प्रज्ञा जब हेमंत के घर यानी कि अपने ससुराल को देखती है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है। हेमंत, ये तुम्हारा घर है? हाँ, लेकिन ये सब मेरा ही नहीं बल्कि अब सब कुछ तुम्हारा भी है। इस घर में कैसे रह सकते हैं? ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। हेमंत की इतने बुरे हालात थे। क्या हो गया प्रज्ञा, तुम चुप क्यों खड़ी हो? कुछ बोलो ना। हेमंत, ये मेरा ससुराल कुछ ज्यादा ही बुरे हालात में नहीं है। मेरा मतलब कि कुछ ज्यादा ही टूटा फूटा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर तो कोई रहता ही ना हो काफी समय से। नहीं तो
कितना सही तो है। यहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। गांव में ऐसे ही तो रहते हैं ना, और ऐसे ही सभी लोगों के घर होते हैं। मेरी शादी होने वाली थी, इसलिए हमने अभी इसमें और भी कुछ काम करवाए हैं। अच्छा लगा ना वैसे तुम्हारा ससुराल? इस टूटे से घर में काम करवाए हैं तो इसकी ये हालत है। काम करवाने से पहले तो पता नहीं कौन सी ये भूतिया हवेली के बाहर वाला घर लग रहा होगा। प्रज्ञा, तुम भी ना बार बार पता नहीं कहाँ खो जाती हो। एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं अभी माँ को बुला कर लेके आता हूँ। वो तुम्हारी आरती उतारेगी, तब तुम घर में प्रवेश करना, ठीक है? प्रज्ञा अपने ससुराल में आ तो गई थी, लेकिन अपने ससुराल को टूटी फूटी हालत में देखकर प्रज्ञा का मुंह बंद हो जाता है। अब जैसे तैसे प्रज्ञा अपने ससुराल में पहला दिन तो निकाल ही रही थी कि तभी उसी शाम प्रज्ञा को बाथरूम जाना था और वो अपनी सास कल्पना को बोलती है, माँ जी, मुझे ना बाथरूम जाना है। यहाँ बाथरूम कहाँ है? बहू वो पर्दा दिख रहा है ना, जाओ उसके पीछे ही कर लो जो भी करना है। माँ जी, पर्दे के पीछे बाथरूम है क्या? हाँ, पर्दे के पीछे ही बाथरूम है। पूरे गांव में एक हमारे ही घर है जिसमें बाथरूम है। अच्छा, वो सब तो ठीक है, लेकिन दरवाजा तो है ना पर्दे के पीछे, और मुझे इंग्लिश टॉयलेट में जाने की आदत है, तो आई होप कि इंग्लिश ही टॉयलेट होगा। अरे बहुरिया, इतनी इतनी सी बातों को लेकर सोचने लग जाओगी ना तुम, तो कैसे आदत डालोगी ससुराल की। अच्छा जाओ, तब तक कुछ खाने का बना देती हूँ तुम्हारे लिए मैं। हर गुजरते दिन के साथ प्रज्ञा का वहाँ रहना कठिन होता जा रहा था। कुछ दिनों बाद प्रज्ञा का डोसा खाने का मन होता है, तो वो अपने पति और सास के पास जाती है। माँ जी, मुझे डोसा खाने का बहुत मन हो रहा है। यहाँ कहीं डोसा नहीं मिलता क्या? बहू, ये डोसा क्या होता है? हमने तो कभी नहीं खाया। इतनी उम्र हो गई है मेरी, लेकिन आज तक मैंने बस रोटी ही खाई है। रोटी से भी ऊपर कुछ होता है क्या? माँ, ये डोसा यहाँ नहीं मिलता है ना, तभी तो आपको नहीं पता। यहाँ नहीं मिलता क्या मतलब है कि यहाँ नहीं मिलता? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो डोसा खाना है। बहू, अब तू कुंवारी नहीं है जो कुछ भी जिद कर रही है। अब तेरी शादी हो चुकी है। शादी के बाद ससुराल में भले ही रोटी मिले या वो तेरा डोसा मिले, सब कुछ तुझे खुशी खुशी ही खाना चाहिए। इतने दिनों से तो मैं खुशी खुशी ही खा रही थी ना ये सब। आज तक कभी कुछ बोला है क्या मैंने? नहीं ना। तो आप लोग क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि मेरा जो मन है वही खिला दें? बहू, हम क्यों जानबूझकर तुझे कुछ खाने से रोकेंगे? ससुराल को भी तो देखना पड़ता है ना, जो तू देख ही नहीं रही है। और जब कभी अपने माँ बाप से मिलने जाएगी तो खा लियो ना जो खाना हो। पहली बात तो ससुराल में कुछ देखने लायक नहीं है जो मैं देखूं, और रही बात मायके जाकर ही खाना है तो बोल दो ना कि आप लोगों से आपकी बहू की एक इच्छा पूरी नहीं हो रही। प्रज्ञा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? माँ का वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो। माँ जी का जो कुछ भी मतलब हो, मेरा तो यही मतलब है जो आप लोग समझ रहे हो। और जा रही हूँ मैं अपने मायके, जो मन होगा वही खाऊंगी वहाँ। प्रज्ञा गुस्से में गांव से शहर अपनी माँ के घर निकल जाती है, और जैसे ही शहर अपनी माँ के घर आती है तो प्रज्ञा अपनी माँ अनुपमा के गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। अरे प्रज्ञा बेटा, तू अचानक से यहाँ कैसे? ना कोई खबर की, ना ही कुछ बताया। और तू ये बता कि तू इतना रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? किसी ने कुछ कहा तो नहीं ना तुझे? माँ, अब मुझे अपने ससुराल नहीं जाना है। अब मैं यही आपके पास रहूंगी। ससुराल नहीं जाना? ये तू क्या बोल रही है बेटा? कुछ हुआ है तो बता ना अपनी माँ को। और अगर कोई बात हो भी गई है तो ऐसे अपना ससुराल तो छोड़कर नहीं आते ना। चुप हो जा और बता मुझे कि हुआ क्या है। माँ, उसे ससुराल कहते हैं? अरे ससुराल कहने लायक होना भी तो चाहिए ना। एक ढंग का घर तक नहीं है। अरे खाने को रोटी देते हैं बस, और कपड़े तो है भी नहीं उनके पास अच्छे। अच्छा, तो तुझे परेशानी ससुराल, रोटी और कपड़े से हो रही है? और नहीं तो क्या, उसे मैं तो अपना ससुराल मान ही नहीं सकती। अच्छा ये बता, तेरी सास तुझे बात बात पर ताने देती है? नहीं, मेरी सास तो काफी अच्छी है। हर काम में मेरा साथ देती है, कुछ कभी कहती भी नहीं है मुझे। यहाँ तक कि जब हेमंत से बहस हो जाए ना तो भी अपने बेटे को ही गलत बोलती है। अच्छा, फिर तुझे हेमंत परेशान करता होगा? नहीं माँ, हेमंत तो बहुत अच्छा है और हर काम मुझसे पूछकर करता है। तो बस फिर तेरा ससुराल इतना अच्छा तो है। देख,
हम लोग भी पहले गांव में ही रहते थे। तेरे पिता का मैंने साथ दिया, तेरी तरह भाग के मायके नहीं आ गई। और यहाँ तो तुझे सास भी इतनी अच्छी मिली है, तू छोटी छोटी चीजों को देखेगी तो कभी खुश नहीं हो पाएगी। अपनी माँ की बात सुनकर प्रज्ञा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वापस अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ सबसे माफी मांगकर वो अपनी सास और पति दोनों के साथ रहती है।